नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया। हाईकोर्ट की निगरानी में केस की जांच होगी। जांच होने तक केस ट्रांसफर नहीं होगा, जांच के बाद ट्रांसफर पर विचार होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इस पर सुना दिया। हाथरस के बुलगड़ी गांव में दलित युवती से कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या के मामले में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा, यानी कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जब तक जांच होगी ट्रायल यूपी में ही होगा, जांच होने तक केस ट्रांसफर नहीं होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने कहा, जहां तक इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का सवाल है तो पहले सीबीआई अपनी जांच पूरी कर लें, उसके बाद केस ट्रांसफर पर फैसला करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी। पीड़ित के परिवार और गवाहों की सुरक्षा समेत इस केस से जुड़े सभी पहलुओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ही देखेगा। तो 15 अक्टूबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हाथरस केस को लेकर के सुना दिया, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। दूसरी अहम बात की गवाहों की सुरक्षा, इसके अलावा जो पीड़ित पक्ष है उनकी सुरक्षा का जो मसला होगा वो भी हाई कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तीसरी अहम बात, इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लिहाजा सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को देनी होगी। चौथी अहम बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही अब इस पूरे केस की मॉनिटरिंग करेगा। पांचवी अहम बात, इस मामले में चूंकि पीड़ित पक्ष ने कहा था कि केस का ट्रांसफर यूपी से दिल्ली कर दिया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार सीबीआई की जांच पूरी हो जाए उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या मामले का ट्रांसफर यूपी से दिल्ली किया जाए या नहीं। बिल्कुल आशीष, ये साफ हो गया कि जब तक ट्रायल चलेगा तब तक इस केस यहीं रहेगा, मतलब जब तक सीबीआई की जांच होगी तब तक इसका ट्रायल जो है वो यूपी में ही होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर एक बार जो जांच है वो पूरी हो जाए सीबीआई की, उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या मामले का जो ट्रांसफर है वो यूपी से दिल्ली किया जाए या नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की वकील सीमा ने ये मांग की थी कि फेयर ट्रायल के लिए मामले का जो ट्रायल है उसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए यूपी से, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ा तो उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले एक बार जांच पूरी होगी, फिर हम तय करेंगे कि मामले का ट्रांसफर हम यूपी से दिल्ली करें या नहीं। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। कानपुर उन्नाव में सीएम की आज रैली है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और साथ ही साथ विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत उपचुनाव में झोंक दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की साख का यह सवाल है। चुनाव दोनों ही ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उपचुनाव को लेकर के रैली करने वाले हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इसे लेकर के अब प्रचार गति पकड़ चुका है। विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ का सवाल ये उपचुनाव माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है, आज उनकी रैली है। उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी और अहम जानकारी, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 7 का सवाल दोनों ओर से है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें।
और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम कानपुर का रुख करेंगे। राहुल, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। अपराध की व्यवस्था शून्य हो, उसी विचारधारा को लेकर हम सब लोग बता दूं कि यहाँ पे परिवार के समय बाद आप मेरे देख सकते हैं। मंच में जो मंत्री हैं सतीश महाना वो मौजूद है। इसके अलावा नीलमा कटियार जो मंत्री सांसद देवेंद्र मौजूद है, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है मानवेंद्र वो मौजूद है। पूरी तैयारियां होती हैं मुख्यमंत्री जी के आने का, लेकिन अभी नहीं पहुंच पाए हैं पूरी तरीके से रैली की तैयारियां और पीछे का नजारा किस तरह से भीड़ आ रही है, लगातार भीड़ आ रही है। आप लोग आए हैं रैली भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। कमल के मास्क लगे हुए हैं, टोपियां लगी हुई हैं। अब जो प्रदेश बिल्कुल राहुल, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से नेता लगातार जो भाषण दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम ये जानना चाहते हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? उसके आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम होगा? मतलब बता दें करीब 12:30 का समय है मुख्यमंत्री का यहाँ, लेकिन 1 बज चुका है। अभी तक मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसका कहना है कि आधे घंटे के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ रैली स्थल में पहुंच जाएंगे, मंच में पहुंच जाएंगे। मैं बता दूं घाटमपुर विधानसभा ये 7 का भारतीय जनता पार्टी के लिए, इससे पूर्व में कमला रानी वरुण थी, वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी से घाटमपुर से लखनऊ विधानसभा पहुंची थी। उसके बाद उन्हें मिला था और इससे पूर्व में लगातार सीट है ये सपा के खेमे में रही है। त्रिकोण शाखा है कानपुर की सपा कांग्रेस जनता पार्टी, तीनों के लिए सवाल है और इसीलिए मुख्यमंत्री रैली की बिल्कुल राहुल, आज की जो ये रैली है यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन बड़े नेताओं की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं या फिर अभी फिलहाल मौजूद हैं? इंतजार चूंकि मुख्यमंत्री का यहाँ पर हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों को अगर दिखा पाएं तो दिखाते रहें और साथ ही साथ इस बात की जानकारी भी थोड़ी विस्तार से में दें। आपको दिखाता है ये तस्वीरें हैं मंच में। अगर बड़े नेताओं की बात करें प्रदेश के तो मंच में मंत्री हैं सांसद देवेंद्र मौजूद है। इसके अलावा जो इंतजार है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का है और जो प्रदेश अध्यक्ष इंतजार है मुख्यमंत्री का इंतजार होगा। इसके बिल्कुल राहुल, चूंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था अधिकारियों ने पहले ही यहाँ पर निरीक्षण कर लिया था, देख लिया था ये पूरा का पूरा जो सभा स्थल है। आज किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को इस वक्त मिल रही है और खासतौर पर अगर कार्यकर्ताओं की बात करें भारतीय जनता पार्टी के, उनमें कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, उनको संबोधित करें। राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है और पूरे देश में दंगे का नामोनिशान नहीं हुआ है। ये काम हमारी सरकार पूरी तरीके से इसके अलावा तमाम सारे विषय जो पूरी तरीके पुरानी सरकार के बगल में मुख्यमंत्री का घाटमपुर बना और करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इसके अलावा
तो जो व्यक्ति है वो यहाँ मौजूद है, सारे विधायक यहाँ मौजूद है, जिला अध्यक्ष मौजूद है, जो प्रत्याशी है तो कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। इंतजार है अब योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। यहाँ पर काफी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और जो जिक्र आप कर रहे हैं कि कई बड़े नेता यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी, और इसी बात का इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कब संबोधित करें, इनको कब पहुंचे। और लगातार नजर हम बनाए हुए हैं, जो कि ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से राहुल, क्या कुछ मुद्दे यहाँ के स्थानीय हैं वो भी चुनाव के अंदर मुखरता से सामने आ रहे हैं? निश्चित तौर पर मुद्दे तो राहुल, मैं वापस से आपका रुख करूंगा और जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे कि आज यहाँ की रैली से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे हम रुख करते हैं रवि का। रवि, किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ चुका है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर? यार, खाली सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है सरकार में काम करते हुए, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था से लेकर तमाम सारे विषयों को लेकर गंभीर रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो खाली सीटें हुई उस पर उपचुनाव हो रहा है। अगर बात करें तो उन्नाव के बागरमोखी या कानपुर ग्रामीण के विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ पर आज चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे, साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक उल्लास का माहौल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से भाषण देते हैं, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लोगों को उम्मीद रहती है कुछ ना कुछ जो विकास काम को लेकर जो दावे किए गए हैं लगातार सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी तरफ से, मुख्यमंत्री अब चूंकि बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत आप हमारे साथ में फिर से आपका रुख करूंगा, क्योंकि तकनीक खामी की वजह से रवि से संपर्क टूट गया है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि आज उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है और एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त सीएम का इंतजार कानपुर के इलाके में और वहां पर लोग सुनने के लिए मौजूद हैं, और जब सीएम यहां पर संबोधित करेंगे तब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और सभी की उम्मीदें इस बात को लेकर के खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के बीच में रख रही है। विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन उपचुनाव में साख का सवाल सरकार की का भी है, तो साथ ही साथ विपक्षी दलों के लिए भी इस बात का सवाल है कि आखिरकार क्या जनता के बीच में वे अपनी जगह बनाने में बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। ये भी साफ हो पाएगा। सरकार के काम से लोग कितने खुश हैं वो भी इन उपचुनाव में एक बानगी सामने आएगी। तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इन उपचुनाव के रण में कूदी हुई हैं और इसी बात की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाएं, और इसी को लेकर के अब चुनाव प्रचार गति पकड़ता हुआ। हालांकि इन चुनाव प्रचारों में कई नेताओं के जो भाषण है वो चर्चाओं में ज़रूर है। साक्षी महाराज का भाषण चाहे हम बात करें या कुछ नेताओं के बाकी की जगह पर भी, और इसी तरह से जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ेगा तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हैं वो और ज़्यादा तरीके से सामने आएंगी। फिलहाल एक बार फिर से हम रवि का रुख कर लेते हैं। जी रवि, आप कह रहे थे किस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा संबोधित कर रहे हैं। मुद्दों की हम बात करें तो इन उपचुनाव में सरकार का अब तक का कामकाज महत्वपूर्ण रहेगा या स्थानीय मुद्दे हैं या फिर केंद्र के भी जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण यहां पर साबित हो सकते हैं? देखिए, तमाम सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर सरकार ने काम किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो अभिभाषण होगा। साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से माफी चाहता हूँ भाषण होगा, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 साल से अधिक का वक्त हो चुका लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से अब करें उपचुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल करना एक मुद्दा है, किस तरीके से जीत हासिल करनी है वो विषय है। उसके बाद अगर बात करें 2022 में जो चुनाव होगा, किस तरीके से जो लेखा जोखा रहा है
सरकार के कामकाज का, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों की समस्या हो, बेरोजगारी समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सारी समस्याओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो जिस तरीके से बात करें तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो घटनाएं हुई, इनको लेकर सरकार जरूर सख्ती से काम कर रही है। और ये भी उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से बाकी का जो समय है उसमें कानून व्यवस्था को लेकर और बेहतर काम होगा। कह सकते हैं कि जो लेखा जोखा होगा इसी लेखा जोखे के साथ सरकार में अभी उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। उसके बाद इसी के साथ अब 22 का जो चुनाव होगा तो जो लेखा जोखा सरकार का होगा बीते सालों का, उन्हीं लेखा जोखे के साथ अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अगले चुनाव में जाएंगे। उसके बाद ही उसी पर वोट मांगेंगे और उसी पर जनता तय करेगी कि कितने मुद्दों पर सरकार पास हुई, कितने मुद्दों पर फेल हुई, उसी पर जनता वोट करेगी। देखो रवि, ये जो उपचुनाव है वो सरकार के लिए भी साख का सवाल है, यानी कि सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी उतना ही ज़रूरी है इसे जीतना। किस तरह से अगर कैंपेन की रणनीति की हम बात करें, विपक्षी दलों की रणनीति किस तरह से नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर पर सत्ताधारी दल की रणनीति किस तरह से दिखाई दे रही है धरातल पर? देखिए, उपचुनाव होता है तो सत्ता पक्ष में काफ़ी कुछ चीज़ें रहती, क्योंकि सरकार रहती है, सरकार के पास काम करने का जो बातें रहती कि सरकार ने जो काम किया है वो जवाब रहता है जनता के लिए। उसके अलावा विपक्ष के लिए क्या रहता है कि जो सरकार की खामियां होती वो गिनाई जाती है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या दूसरे विषय, उनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरता है और इन्हीं विषयों को लेकर चुनाव में जाते हैं। लेकिन ज़रूर है जिस तरीके से सरकार का जो भी बीते सालों का जो लेखा जोखा रहा, सरकार जिस तरीके से काम किया है और आगे क्या सरकार काम करने वाली है, इन्हीं को लेकर वो भाषण के जरिए लोगों से वोट देने की अपील करेंगे कि जो उनके प्रत्याशी उनको जनता जिताए। और उसी के बाद अगर बात करें तो जो 2022 विधानसभा चुनाव होगा उसमें सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर बात करें जो 5 साल सरकार काम करती है, इन्हीं 5 साल के काम को लेकर आप अगले चुनाव में जाते हैं और जनता की नज़र में आप अगर अच्छे होते हैं तो जनता आपको चुनती है और आप बुरे होते हैं तो जनता आपको नकारती है। साफ तौर पर अगर बात करें तो बीते चुनाव की बात करें, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, भारतीय जनता पार्टी का मौका इसी वजह से मिला है कि समाजवादी पार्टी या बसपा से जनता कहीं ना कहीं नाखुश थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला उत्तर प्रदेश सरकार चलाने का। और यही 5 साल है, इस 5 सालों का जो लेखा जोखा होगा जो जनता तय करेगी कि अगर इन 5 सालों में आपने बेहतर काम किया होगा तो आगे भी जनता आपको चुनेगी, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया होगा तो जनता नकारेगी। ये सारी चीज़ें जनता को तय करनी है। लेकिन जरूर है कि अभी भी वक्त बचा हुआ है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार जिस तरीके से और बेहतर काम करेगी, जनताओं की नज़र में अगर उनकी जो तस्वीर है वो बेहतर बनेगी तो इसका फायदा भी मिलेगा। और जाहिर है जो अभी जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में कहीं ना कहीं इन्हीं लेखे जोखे के साथ वोट देने की अपील की जाएगी और जो काम किया गया है वो काम बताया जाएगा और उसी के जरिए ही जो विपक्ष जिस तरीके से अगर बात करें तो हाथरस कांड में जिस तरीके से तमाम सारी चीज़ें निकल कर रहे या दूसरी जगह पर जो घटनाएं हुई या बात करें तो बीते अगर पूर्व में जो सरकारें रही, सरकारों ने जो भी काम किया है, क्या कमियां रही, उन कमियों को लेकर ही सरकार जिस तरीके से उनको सुधारने का काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की बात की उसको बेहतर करने की काम हो या अगर एजुकेशन की बात हो उसको कैसे और बेहतर किया जाए, बेरोजगारी को दूर करने का जो काम वो करने का काम सरकार जिस तरीके से कर रही है, चाहे वो लोन देने की बात हो या दूसरी तरीके से काम किया जा रहा हो, तो तमाम सारे विषय हैं, उन विषयों को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का। तो कानून व्यवस्था को लेकर ही ये जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, तमाम सारे बदलाव किए गए हैं, कहीं ना कहीं उसके अच्छे नतीजे भी निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाएं हुए उन घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी जरूर बनी है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उसको कहीं ना कहीं सरकार। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। लेकिन खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुर्रम का भी हम रुख कर लेते हैं। खुर्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता आज से उपचुनाव को लेकर देखी जा रही है और पूरा जो कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त मुख्यमंत्री के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ सरकार की एक रणनीति के तौर पर हम देखें किस तरीके से कि कैसे सरकार तमाम विपक्ष के आरोपों के बीच में इन उपचुनाव में जा रही है और इन्हें किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, उपचुनाव की बात करिए या फिर आप बिहार चुनाव की बात करिए, योगी आदित्यनाथ एक स्वाभाविक स्टार कैंपेनर बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब कभी भी कहीं भी चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ एज अ स्टार कैंपेनर वहां मौजूद होते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को स्वाभाविक तौर पर स्टार कैंपेनर मार चुकी भारतीय जनता पार्टी और
जो टॉप 5 में स्टार कैंपेनर तो आप देखते हैं, अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, ये सब नेचुरल स्टार कैंपेनर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ से बाकी चुनना पड़ेगा। लेकिन आप उपचुनाव की बात देखें तो उपचुनाव में सीधे जो प्रतिष्ठा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है और वो हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे कि आज दो जनसभाएं वो करेंगे, तो घाटमपुर में और दूसरी जगह पर जहाँ से खाली हुई है जो सेंगर की विधानसभा सीट थी, वहाँ से वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ कैंपेन करेंगे तो उनका लक्ष्य दो होगा। एक तो ये कहेंगे कि विकास की राह पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश को ले गए, वो रोड मैप क्या वो शेयर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर पड़ेगा। लेकिन सत्ता पक्ष के पास अपने देखिए अपना काम है, सरकार का किया हुआ, और अपने वादे भी हैं, जो कुछ किया है वो जनता के बीच में जाए, जनता उसको समझ पाए, ये कोशिश होती है। लेकिन विपक्ष के तरकश में कितने तीर हैं उस दौर में जब एक तरफ महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और उपचुनाव चूंकि स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर होंगे, तो चाहे समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं या फिर बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं, कितना आपको लगता है उनके पास कितना दमखम इस वक्त, और क्या एक स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए वे चुनाव के बीच में जा रहे हैं? देखिए, एक उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, ये वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में आते हैं, हर उपचुनाव में आते हैं। तो वहीं पर ये देखता है, जो आम जनता होती है वही देखती है कि सरकार किसकी है। उपचुनाव को उत्तर प्रदेश में हमेशा से सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है, क्योंकि जिनकी सत्ता होती है वो तमाम तरीके वादे करने की स्थिति में होते हैं, उनको डिलीवर करने की स्थिति में होते हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो मंत्री हैं वो जिस तरह नुक्कड़ जनसभाएं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो आपसे वादा कर रहे हैं वो आपको 12 या 13 महीने में नहीं, हम रिकॉर्ड टाइम 6 से 1 साल के अंदर पूरा करके दिखा देंगे, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सूरत बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, आप हमको चुनिए। देखिए, बात ये नहीं है कि जो जिन विधानसभा चुनाव, जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनकी जीत हार से समीकरण में कुछ अदला बदला हो जाएगा, माहौल फर्क पड़ेगा। जैसे कि आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आप उपचुनाव की कैसे तैयारी, उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा तैयारी तो हमारी 2022 की, टारगेट तो 2022 है, लेकिन रास्ता उपचुनाव से होकर गुजरता है। यानी उनको मालूम है कि माहौल अगर बनाना है तो ये उपचुनाव से बेहतर दूसरी कुछ मौका हो नहीं सकता है। ये बात सब मान के चल रहे हैं। एक तो सत्ता पक्ष का लिटमस टेस्ट है, तो वहीं 2022 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, और सेमीफाइनल इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो माहौल बनेगा, क्योंकि ठीक 1 साल के बाद, यानी कि नवंबर अब है, माफ करें अक्टूबर चल रहा है, अगला दिसंबर आते आते आचार संहिता लग चुकी होगी। तो जाहिर सी बात है 1 साल का वक्फा बचा है। अभी बजट देना है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी एक दूसरा बजट लेकर आ सकते हैं और आम बजट मार्च में देगी योगी सरकार, तो उसका भी असर काफी देखने को मिलेगा। उसकी तैयारी शुरू भी की जा चुकी है। लेकिन जो उपचुनाव है वो दोनों पार्टी, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को मालूम है कि मूड स्विंगर होगा। यानी कि मूड क्या, अगर मान लीजिए कुछ सीटें सत्ता पक्ष हारती है तो जाहिर सी बात है अपोजिशन ये कहने की स्थिति में होगा कि आप देखिए सत्ता का जो आम जनता है वो सरकार से भरोसा उठ चुका है। यही वजह है कि वहाँ की वो उपचुनावों को जवाब मिल गया। अगर जीत जाती है तो सत्ता पक्ष ये कहेगा देखिए जनता हमारे साथ खड़ी हो, उपचुनाव के नतीजे बता दिया। लेकिन साथ में डैमेज कंट्रोल भी चल रहा है। डैमेज कंट्रोल किस तरीके से चल रहा है? हाथरस की घटना का डैमेज कंट्रोल राज्यसभा के नॉमिनेशन में देखा गया। जब ब्रिजलाल को प्रत्याशी बनाया जाता है, ब्रिजलाल को बनाने का मतलब साफ तौर पे है कि जो हाथरस में वो समझ में आ रहा है कि दलित वोट बैंक किस तरीके से फर्क पड़ा है। उपचुनाव में एक सीट ऐसी है जहाँ दलित वोट बैंक और पिछड़ा वोट बैंक बहुत मायने रखता है। देखिए वैसे हर वर्ग को साधना ही राजनीति का मुख्य ध्येय है। सभी लोग खुश रहें और कैसे उनको खुश रखा जाए, जो लोग नाराज हैं उनको भी सही कैसे किया जाए, यही एक कोशिश तमाम पार्टियों की होती है। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूं। उससे पहले हमारे साथ गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं उन्नाव से। गौरव, यहाँ पर किस तरह से जो उपचुनाव की आहट है और जो प्रचार की तेजी है वो देखने को इस वक्त मिल रही है? जी बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा है उन्नाव में और एक बड़ी मीटिंग देखी जा रही है, एक बड़ी जनसभा हो रही है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि ये जनसभा जो प्रत्याशी के समर्थन में होनी है। श्रीकांत कटियार जो कि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है उसको लेकर भी वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो सत्ता के समय में जो भी काम हुए हैं उनको गिनाया जाएगा, जनता के बीच में रखा जाएगा। दूर दूर से यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको
वो लोग भी आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, देखने के लिए। और मंच पर भी अधिक जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, वो सभी लोग मौजूद होंगे प्रत्याशी के साथ ही। और जल शक्ति मंत्री जो यहाँ पे जिनको चुनाव का पूरा प्रभार दिया गया है, वो यहाँ पर पूरी ताकत से लगे हुए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पूरी ताकत से यहाँ पर लगे हुए हैं और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि ये सीट जो है बीजेपी की झोली में डालनी है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे समीकरण हैं वो भी बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिमों को लेकर भी, क्योंकि आज मोहसिन रजा भी योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समुदाय भी साथ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। जी गौरव, आपने समीकरणों की बात की, किस तरह के समीकरण इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, विपक्षी दल भी उतने ही सक्रिय हैं, वे भी चाहते हैं कि उपचुनाव में जीत उनको हासिल हो, क्योंकि उनके लिए भी उपचुनाव काफ़ी मायने रखता है। बीजेपी का अपना एक कैंपेन है या बीजेपी की अपनी एक तैयारी है, वो पहले से लगातार देखने को मिली। तो सत्ता पक्ष के लिहाज से भी चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हेमंत, अगर बात समीकरण करें तो यहाँ पे एक फैक्टर काम कर रहा है, जो अभी हाल ही में साक्षी महाराज ने 2 दिन पहले एक बयान दिया कब्रिस्तान और शमशान को लेकर। तो इससे पहले भी यहाँ पर जब बीजेपी जीती थी तो कुलदीप सेंगर ने भी हिंदू बनाम मुस्लिम करके इस चुनाव को जीता था। और क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम वोटर यहाँ पे है, और हिंदू बनाम मुस्लिम करके ही यहाँ पे लोग चुनाव जीतते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश होगी, कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर अपने वोटरों को साधे, क्योंकि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो ब्राह्मण प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है वो बैकवर्ड प्रत्याशी है। 3 बैकवर्ड प्रत्याशी इस फील्ड में है, चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो तीनों जो बैकवर्ड समाज से हैं उनको उनमें बटेंगे, और मुस्लिम वोट ही निर्धारित करेगा जिसकी जीत होनी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है मुस्लिम खेमे में कि मुस्लिम खेमे में सेंधमारी की जाए। जी गौरव, बिल्कुल जो आपने बात कही कि ध्रुवीकरण की कोशिश है, खुर्रम एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं कि ध्रुवीकरण को लेकर के अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे किस तरीके से देखा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों से हटकर के इस तरफ पूरे मामले को, चुनाव को डाइवर्ट करना चाहती है? देखिए, जब आपके पास बताने को बहुत कुछ नहीं होता है तो आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं। यूं कह लीजिए, कुछ नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी जबानी ध्रुवीकरण के लिए चलती है, ना कि ये बताने के लिए कि उनकी सरकार क्या कर चुकी है और क्या कर सकती है। अगर उससे बेहतर ये हो कि अगर साक्षी महाराज जैसे अगर वो ये बता सके कि क्या कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और क्या कर चुके हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्पत ये बताने के लिए कब्रिस्तान और शमशान की कितना वर्ग मीटर होना चाहिए। देखिए, जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो आप तुरंत सुर्खियों में आ जाते हैं और जो पोलराइजेशन की बात होती है बेहद आसान हो जाती है। लेकिन अब राजनीति बदल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम। यही वजह है कि जो बलिया के विधायक थे उनको बाकायदा तलब कर लिया गया था प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के, और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उनको नोटिस भी इशू कराई थी कि आप बताइए कि आप पर कार्रवाई क्यों ना हो। तो ये आला कमान समझता है कि इस तरीके की बयानबाजी, इसके बावजूद भी जो बयानबाजी है इस तरह की वो नेताओं की लगातार देखने को मिली है। रवि, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि कितना अहम हो जाता है जब तमाम पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं, और खुर्रम कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जाहिर है सेमीफाइनल के तरह ही इसको देखा जा रहा है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो 2 साल से कम वक्त रह चुका है जब 2022 के दोबारा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, उसके पहले पूर्व में जो सरकारें रही हैं, चाहे बसपा की रही हो, सपा की रही हो, या उसके अलावा आम आदमी पार्टी की एंट्री है, राष्ट्रीय लोक दल है, तमाम सारे छोटे छोटे दल हैं, पीस पार्टी है, अपना दल है, उसके अलावा तमाम सारी और पार्टियां हैं जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार अपनी अपनी दावेदारी ठोकेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो जमीनी सबकी अपनी अपनी निगाहें इन उपचुनाव को लेकर, और सबके लिए मायने रखता है उपचुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्रम, आपका भी, और साथ ही साथ गौरव और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के तमाम पार्टियां इस वक्त उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।